वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएससी वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि घूम फिर के एग्ज़ाम्स में आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज पार्ट 1 है। ऐसे ही हम कई सारे पार्ट लेकर आएंगे और आपकी जीके, आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने में हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड ऑफ आर्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस वॉज मेड इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में कौन सी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस देखी गई थी? सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कौन सी फील्ड में देखी गई थी? तो पेंटिंग में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई थी जब गुप्ता पीरियड के टाइम पर। एक आपने केव का नाम सुना होगा, अजंता केव्स। अजंता केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एंड बाघ केव्स हैं मध्य प्रदेश में। अजंता केव्स महाराष्ट्र में, बाघ केव्स मध्य प्रदेश में। तो ये जो केव्स हैं इनमें जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो कैसी हैं? गुप्ता स्टाइल की पेंटिंग्स हैं। इन केव्स में कैसी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं? गुप्ता स्टाइल की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका आपको आंसर क्या करना होगा? पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट जो कि ग्रेट स्कॉलर थे, किसके शासनकाल में थे? तो बाणभट्ट जो है वो राजा हर्षवर्धन, इनका नाम आपने सुना होगा, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थे बाणभट्ट। ये ये जो बाणभट्ट थे ये 7th सेंचुरी के संस्कृत प्रोज राइटर एंड पोइट थे। ठीक है, और जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया था? इन्होंने 606 से लेकर 647 सेंचुरी ईयर, सी का मतलब होता है सेंचुरी ईयर, ये इनका टाइम पीरियड है जिसमें इन्होंने शासन किया था। तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे करके आएगा कि जो बाणभट्ट हैं वो किसके शासनकाल में हुआ करते थे, किसके शासनकाल में थे ये? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। ये क्या थे? एक ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, नेक्स्ट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, सबसे पहली बात, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है 1942 में। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तब इंडिया के वायसराय कौन थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1936 से लेकर 1944 तक। लिनलिथगो जो है वो इंडिया में एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट पर थे। ठीक है, अब लिनलिथगो जब इंडिया में वाइसराय थे तब क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है? 1939 में। ये डेट आप याद रखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है? 1939 में। दूसरी चीज़ क्या हुई इनके टाइम पर? सुभाष चंद्र बोस जी ने रेजिग्नेशन दिया था 1939 में, और किसकी स्थापना करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना करी थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। आपने नाम सुना होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। कौन सी ईयर में की गई थी? 1939 में। तो उस टाइम पर जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया सुभाष चंद्र बोस जी ने, उस टाइम पर वाइसराय कौन थे इंडिया के? लिनलिथगो। और क्या हुआ था? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, अगस्त ऑफर की डेट याद रखना। जब अगस्त ऑफर आया था, इनफैक्ट अगस्त ऑफर लेके ही कौन आए थे? तो लिनलिथगो ही अगस्त ऑफर को लेके आए थे। ठीक है, तो अगस्त ऑफर 1940 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्रिप्स मिशन ये भी लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे ही हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट की लॉन्चिंग इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि फोर्स में कब आया था? 1937 में, वो भी इनके टाइम पे हुआ है। तो इनका आपको टाइम पीरियड याद रखना है। लिनलिथगो जो वाइसराय थे इंडिया के, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था इंडिया में? 1936 से लेकर 1944 तक इनका टाइम पीरियड था। ये इंडिया में एज अ वाइसराय थे। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें हुई थी इनके टाइम पे। एक क्वेश्चन और सुन लो, सर थॉमस रो का आपने नाम सुना होगा। सर थॉमस रो,
ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि ये किसके कौन सा मुगल एम्पायर में ये आए थे, तो कौन सा शासक था, मुगल एम्परर था जिसके टाइम पीरियड में ये आए थे। तो सर थॉमस रॉ किसके टाइम पीरियड में आए थे? थॉमस रॉ ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। बस आपको ऐसे नाम पूछ लिया जाएगा कि किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो ये आप याद रखना जहांगीर के टाइम पीरियड में ये आए थे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे कर लेना, जो ये थॉमस थे ये गिर गिर के रो रहे थे। थॉमस क्या कर रहे थे? गिर गिर के रो रहे थे। तो थॉमस रो किसके टाइम पीरियड में आए थे? जब जहाँ पे कौन से मुगल एम्परर था? जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। नेक्स्ट, व्हेन वॉज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर? देखिए हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है? जनगण मन, सबको पता है। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था और कब इसको पहली बार गाया गया था? तो इसको गाया गया था सबसे पहली बार कलकत्ता में। इसके अलावा आपको डेट भी याद रखनी है, कब गाया गाया गया ये? 27 दिसंबर 1911 में। कौन सी ईयर में? 1911 में। डेट 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हमारा पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। नेशनल एंथम है हमारे देश का जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ठीक है, तो ये पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, ये आपको याद रखना है। जनगण मन को ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया था? पहली बार ये गाया तो गया है 27 दिसंबर 1911 में, बट इसको ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। ऑफिशियली कब इसको अडॉप्ट किया है? 24 जनवरी 1950 को इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था और पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो अंगामी ट्राइब है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो अंगामी ट्राइब हमें नागालैंड में देखने को मिलती है। नागालैंड क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितनी है? टोटल 7 सिस्टर्स हैं। उन 7 सिस्टर्स का सिक्किम जो है वो उन 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, बट नागालैंड 7 सिस्टर्स का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड, तो नागालैंड में ये देखने को मिलती है अंगामी ट्राइब। ठीक है, नागालैंड के अलावा और कौन सी स्टेट है जहाँ पर ये देखने को मिलती है? तो ये मणिपुर में भी देखने को मिलती है। ये भी आप याद रखना, अंगामी ट्राइब जो है वो मणिपुर में भी देखने को मिलती है। नागालैंड के साथ साथ ये मणिपुर में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नागालैंड का मैप। देखो नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप लिया है जिसमें नागालैंड किधर है? ये रहा नागालैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे करके भी पूछ लेते हैं कि नागालैंड जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे नागालैंड की बाउंड्री टच होती है? तो देखो गिनते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश नागालैंड से टच हो रहा है, असम नागालैंड से टच हो रहा है, मणिपुर नागालैंड से टच हो रहा है। तो कितनी हो गई इंडिया की स्टेट जो कि नागालैंड से टच हो रही हैं? तो ये हो गई 3, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। टोटल कितनी है? 7 है। इनको किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। नाम बोलते चलिए मेरे साथ साथ। पहली अरुणाचल प्रदेश, दूसरी असम, तीसरी मेघालय, चौथी नागालैंड, पांचवी मणिपुर, फिर मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। हो गई कितनी? कितनी हो गई टोटल? 7। तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो मणिपुर है वो किसके साथ डजंट शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश। ये फैक्ट है, इसको मैं आपको मैप से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मणिपुर है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में क्या बाउंड्री शेयर करता है? बताइए, देखिए मैप में और आप खुद ही बताइए। ऐसे कई सारे आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस मिलेंगे और ऐसे दे देंगे कि मणिपुर किसके साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है इधर एंड मणिपुर है ये। तो अरुणाचल प्रदेश क्या मणिपुर से बाउंड्री शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा। मणिपुर से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? देखो ये हो गया नागालैंड हो गया, असम कर रहा है और मिज़ोरम कर रहा है। ये तीनों मणिपुर से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है,
ये आप याद रखना। मैप को, जो मैप है ना, मैप को आपको देखना है घूर घूर के, इतना घूर घूर के देखना है जब तक ये इसकी तस्वीर आपकी आंखों में ना छप जाए। आपसे कोई सो के उठा के भी क्वेश्चन पूछे कि ये स्टेट कहाँ पर है, कितनी स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है, फटाक से आंसर निकलना चाहिए। मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू आपको मैप बिल्कुल रटवा दूंगी। जब भी कोई स्टेट आया करेगी, मैक्सिमम टाइम हम एक ना एक स्टेट को, एक वीडियो में एक ना एक स्टेट को लेंगे जिसको हम मैप पर देखा करेंगे, जिससे कि बार बार जब हमारे सामने मैप आएगा ना तो हमें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मणिपुर की बात हो गई। इंडिया का मैप मैंने अलग से शॉर्ट में, यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हम देख सकते हैं, पर मैंने इसको और अलग से लेकर आपको दिखा दिया था। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारे स्टेट्स डिस्कस कर लेंगे। आज हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखे थे। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, नीचे ये रेड कलर में त्रिपुरा है, और इधर ये मेघालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर का लॉन्गेस्ट डे कौन सी डेट को माना जाता है? नदर्न हेमिस्फेयर का लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून को। नदर्न हेमिस्फेयर का लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून को। इसको रट लेना। ठीक है, बस इसकी डेट रट लेना, और कुछ याद रहे चाहे ना रहे, इसकी डेट ज़रूर आप याद कर लेना। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे होगा, जितने टाइम का डे होगा उतने ही टाइम की नाइट होगी। डे एंड नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरन कंट्री इन द वर्ल्ड इज। तो यूएसए पहली कंट्री है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। पहली सोवरन कंट्री कौन सी है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं? यूएसए। अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है? रिटन में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months एंड 18 days। ये भी आप याद रखना। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी सोवरेन कंट्री का है? यूएसए का है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक चीज़ और सुन लो, जो हमारा जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, वो किन मेथड से कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, और बताइए, इनकम जो मेथड है उससे भी होती है, पर जो मैट्रिक्स मेथड है उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इकोनॉमी थोड़ी कम ही समझ में आती है बच्चों को, तो एक दो क्वेश्चन हर वीडियो में इकोनॉमिक्स के डालने की मैं कोशिश करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है। तो देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की, और फिर आर्गन की। तो इन चारों में अगर मैं पूछूं तो सीक्वेंस कैसे चलेगा? सबसे पहले क्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आर्गन की। इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? आर्गन की। ठीक है, ये ओ है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर्गन की। और फ्लोरीन और क्लोरीन में भी अगर पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चारों में किसकी मिलेगी हमें? क्लोरीन की। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेना कि क्लोरीन हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी लाइट है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। देखो, जब भी हम किसी वाइट लाइट को जब हम किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं, किसी वाइट लाइट को जब हम किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं, तो होता क्या है कि ये क्या बनाती है? विबग्योर बनाती है। आपने ये सुना होगा, क्या बनाती है? ये विबग्योर करके बनाती है। ठीक है, जिसमें B4 होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब ये प्रिज्म में से हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं तो सबसे कम डेविएट कौन सी होती है?
सबसे कम डेविएट होती है रेड कलर की, रेड कलर की सबसे कम डेविएट होती है। और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन से कलर की होती है? जो वायलेट कलर की होती है वो, सॉरी, सबसे ज़्यादा डेविएट होगी जो वायलेट कलर की लाइट होगी, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो लाइट कम डेविएट होगी। इसलिए जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो सबसे कम डेविएट रेड लाइट होती है, और जो वायलेट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए जब हम इसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिग योर 7 कलर्स, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी? वायलेट की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले इसको रब कर दूँ। नेक्स्ट, जो बर्निंग पाइराइट्स ओर होता है उससे हमें कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बर्निंग पाइराइट्स ओर से कौन सी गैस मिलती है। ऑप्शन में दे देंगे आपको, CO2 मिलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। तो उसका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलती है। इसको ध्यान रखना। जिसको किस में यूज़ लिया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ में लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में भी सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं। बताओ भाई, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन कैसे आएगा? एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑप्शन में आपको गिवन होगा क्या एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, क्या एंजाइम्स मिनरल्स होते हैं, क्या एंजाइम्स ऑयल्स होते हैं, या फिर ये फैटी एसिड्स होते हैं। तो आपको याद रखना है एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं किसी भी रिएक्शन में। एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये रिएक्शन को क्या करता है? उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है ये रिएक्शंस को। तो कैटलिस्ट का यही काम होता है। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं और रिएक्शंस को स्पीड अप करने का ये काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट, आपने नाम सुना होगा ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ये किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन्स को। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ऑप्शन में ऐसे आएगा, क्या ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, या फैट्स को, या कार्बोहाइड्रेट्स को? तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? प्रोटीन्स को, ये याद रखना। ठीक है, किस में ब्रेक डाउन करके ये क्या बना देते हैं? ब्रेक डाउन करके ये क्या बनाते हैं? तो इससे हमें मिलता है एक तो पेप्टाइड्स। प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन करते हैं ट्रिप्सिन, तो एक तो हमें मिलता है पेप्टाइड, और क्या मिलता है? अमीनो एसिड। पेप्टाइड और अमीनो एसिड। जब ट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मिलता है पेप्टाइड, किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर प्रोटीन? पेप्टाइड और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी 2019 वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? रविश कुमार जी को। कौन है ये? जर्नलिस्ट हैं। आपने इनको देखा होगा, इनको सुना होगा। हमारे SSC से रिलेटेड ये एग्ज़ाम्स के मुद्दे जो हैं ये उठाते हुए मैंने इनको कई बार सुना है। आपने भी सुना होगा एग्ज़ाम्स इतने डिले क्यों हो रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम्स में चीटिंग क्यों होती है, सरकार इतना डिले क्यों करती है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने में, जो भी है प्रोसेस इतना लंबा क्यों है। तो ये आपने देखे होंगे, काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट हैं। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा 2019 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? तो रविश कुमार जी को मिला है। इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है कि अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, अगर ड्रिंकिंग वाटर हमने पानी जैसे पिया, तो अगर उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? नाइट्रेट की मात्रा अगर उसमें ज़्यादा है पानी में, तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है? उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी याद रखने की ट्रिक ऐसे है कि जो नाई होते हैं, नाई बाल काटते हैं, नाई नाई के बच्चे को क्या हो गया? कैसा नाई का बच्चा कैसा दिखता था? ब्लू कलर का दिखता था।
नाई फॉर नाइट्रेट, एंड नाइट्रेट से कौन सी डिजीज़ हो गई, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाई का जो बच्चा था वो कैसा दिखता था, ब्लू कलर का दिखता था। जब हम बाल कटवाने जाते थे तो बार्बर शॉप पर नाई का जो बेटा होता था वो बैठा रहता था, उसको हम देखते थे तो वो किस कलर का होता था, वो ब्लू कलर का होता था। तो ये याद रखना, नाइट्रेट नाइट्रेट के एक्सेस अमाउंट से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। डायरेक्ट ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कौन से दो देश के बीच में होती है, तो इंडिया तो है ही एक अपना। एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इंडिया से रिलेटेड ही मैक्सिमम एक्सरसाइज हम देखेंगे, क्योंकि हम अपने देश की न्यूज़ देखेंगे, अपने देश की बात करेंगे। तो इंडिया तो है ही। दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ये एक्सरसाइज करता है, नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ में देखने को मिलता है नेपाल, हमारा नेबर कंट्री है नेपाल। तो सूर्य किरण नाम याद रखना, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, देखो मैंने मैप भी लगा दिया है, बार बार आपको इसको घूर घूर के देखना है। बताओ इसमें नेपाल कहाँ पर है, मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। बताओ इसमें नेपाल कहाँ है, दिख रहा है, दिख रहा है खूब अच्छे से, ये है नेपाल। नेपाल जो है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स को टच करता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, एंड ये देखो ये वेस्ट बंगाल से भी टच हो रहा है इधर की साइड में थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नेपाल जो है वो स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से हम चलेंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अगर क्वेश्चन ऐसे करके आए कि जो नेपाल है वो कितनी इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, देख लिया मैप में अच्छे से, रट लिया नेपाल किधर है, ठीक है। ऐसे ही हम डेली मैप को देखेंगे और इसको बिल्कुल आंखों में इसकी तस्वीर हम छाप लेंगे। नेक्स्ट, हु वन 55th ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड 2019, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसको मिला है, अक्कीथम जी को मिला है। अक्कीथम जी कैसे, कौन सी भाषा में लिखते हैं, मलयालम पोइट हैं ये, तो ये आप याद रखना। 55वें नंबर का 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार गया है अक्कीथम जी को, ये इम्पोर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा एडिशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एडिशन का नेम भी आपको याद रखना है। किसको मिला है 2019 का, अक्कीथम जी को मिला है। नेक्स्ट, एक और चीज़ बताओ, ये आंसर आपको करना है, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको कमेंट्स में लिखना है इसको। कौन सी पहली कंट्री है जिसने पूरा जो हज प्रोसेस है उसको डिजिटल कर दिया है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल। इसका आंसर आपको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। आज के लिए ये सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से देख सकें। इसके अलावा हम इन वीडियोस के थ्रू, आज तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट था एंड मुझे लगता है कि आपको कई सारी चीज़ें न्यू देखने को मिली होंगी। ऐसे ही हम इंडिया का मैप धीरे धीरे रट डालेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्टेट से रिलेटेड हैं, नेशनल न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जो भी जीके है, जो भी जनरल अवेयरनेस है, वो मैं सब कवर करने की कोशिश करूँगी, पर धीरे 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 धीरे। एक साथ एक ही वीडियो में बहुत सारा मटेरियल डाल दूँगी ना, तो आधे बच्चे तो बीच में ही वीडियो को रोक के भाग जाएंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे नहीं। इसलिए हाफ एन आवर की वीडियो मेरे हिसाब से ठीक है, इतने आप लोग आराम से देख सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, आप उसके थ्रू भी अपडेट्स ले सकते हैं। जो भी नई वीडियो आती हैं उसका लिंक मैं वहाँ भी शेयर करती हूँ, यहाँ पर भी शेयर करती हूँ। और भी जो मैंने जीके की वीडियोज़ डाली हुई हैं उनको मैं आई बटन में डलवा दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगी। थैंक यू।